दोस्तों इन सैडवी मौजूद मगर में खुशामदीद। हम इनफैक्ट एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि हम जिस दरख्त पे बैठे हैं उसी की शाख को काट रहे हैं, और ये एक ऐसा रवैया है जो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि अगर अमेरिका इस बात का ऐलान करता है कि वो पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस के शोबे में सरमायाकारी करेगा और पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस निकाल कर पाकिस्तान की माली मुश्किलात को कम करने की कोशिश करेगा, तो हम साजिशी थ्योरियाँ घड़ना शुरू कर देते हैं। ओहो, अमेरिका आएगा, तेल निकालेगा, कैसे निकालेगा, तेल तो हमारे पास है ही नहीं, तेल पाकिस्तान की आवाम को ऑलरेडी निकल चुका है, कितना तेल हमारा निकालना है। हम सोशल मीडिया के ऊपर उधम मचाकर दूसरों को ये पैगाम देते हैं कि जनाब हम अपने मुल्क के साथ ही मुखलिस नहीं हैं, और हम यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका के साथ कोई खेल खेल रही है, जिसके नतीजे में अमेरिका को यहाँ पर लाकर उसके यहाँ पर माली वसाइल इस्तेमाल करके हम उनको जो है ना वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे। हद तो ये है कि पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों पर मौजूद लोग भी इसी रविश का निशाना या इसी रविश का शिकार नजर आते हैं। दूसरी मिसाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर की है। अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के हुक्मरान हैं, उनकी जमात की उस सूबे पर हुकूमत है, और अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हम दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, वो आते हैं और वो आकर जनाब उनको छुड़ा कर ले जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अब इसी बयान को भारत ने ना सिर्फ बतौर एविडेंस FATF में पेश कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करके पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है, ये कहते हुए कि जनाब हम तो पहले ही कहते थे कि जनाब पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों का सरपरस्त है, लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का एतमाद नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारे नज़दीक हर एक मामला, चाहे वो मुल्की सलामती से जुड़ा है, मुल्की सियासत के साथ जुड़ा है, मुल्की मईशत के साथ जुड़ा है, मुल्की माशरत के साथ जुड़ा है, अमन व अमान के साथ जुड़ा है, किसी भी शोबे से जुड़ा है, हमारे नज़दीक वो महज एक खेल है, एक तमाशा है। हम आते हैं, हम अपना खेल खेलते हैं, अपनी मन मर्जी का उसको रंग देते हैं और उसके बाद तालियां बजाते हुए निकल आते हैं कि ओहो हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर कि इसके हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस सिनेरियो में जब हमारा दुश्मन घात लगा के बैठा है, मौके की तलाश में है कि हमें उस कड़िक्की में फंसाए जहाँ से हम निकल ना सकें, और हम चाहते हुए या ना चाहते हुए उसके खेल का हिस्सा बन रहे हैं। एक खबर आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपको इस बात से आगाह करेगी कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी संगीन सूरत हाल का शिकार है। और ये जो दो मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, इन दो मिसालों के ज़रिए ये जो खबर है वो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जो है मामला उसको अपनी पार्लियामेंट के सामने रखा। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर इस मामले पर ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए, और फिर नरेंद्र मोदी ने भी तकरीबन 2 घंटे का खिताब किया लोकसभा में, और उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई भी की और उन्होंने अपनी अपोजिशन जमात को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। लोकसभा में दूसरा जो अहम तरीन वाक़या है जो उनकी अपर पार्लियामेंट है वो राज्यसभा है। राज्यसभा के अंदर एक मरतबा फिर अमित शाह साहब ने खिताब किया और एक क्लिप उनका इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। अमित शाह इस खिताब में इस बात का इजहार करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ऊपर उन्होंने दहशत गर्दों को और दहशत गर्दों के सरपरस्तों को पैगाम दिया है कि जनाब आपके लिए अब सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप मनमर्जी का खेल खेल सकें। दहशत गर्दी हुई, आपको उसका जवाब दिया, दोबारा दहशत गर्दी होगी, इससे ज़्यादा शदीद जवाब देंगे। और यहाँ पर उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक कट ऑफ डेट दी। उन्होंने कहा कि मैं आपको तारीख देता हूँ, इस तारीख के बाद दहशत गर्दों और दहशत गर्दों का जो मरकज़ है वो मिलिया मेड हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। और उन्होंने तारीख दी 31 मार्च 2026, यानी 31 मार्च 2026 तक बिटवीन द लाइंस उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि 31 मार्च 2026 तक हम पाकिस्तान का जो है ना वो उसका हाल बेहाल कर देंगे, उसको
جو ہے نا خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، اس کو ہم جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن نے صرف یہ نہیں کرنا کہ اس نے یہاں پر آ کے ایٹم بم پھینک دینا ہے یا یہاں پر آ کے اس نے فوج کشی کر کے خدا نخواستہ پاکستان کو فتح کر لینا ہے۔ انفیکٹ دشمن جو پاکستان کے خلاف ماحول کو کریٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ تمام چیزوں کو، اپنے تمام کارڈز کو کھیل رہا ہے، چاہے وہ پراکسی وار ہو، فتنہ الہندوستان ہو، فتنہ الخوارج ہو، افغانستان ہو، اسرائیل ہو، ایران ہو، وہ ہر ایک ملک کو پاکستان کے خلاف یا اس کی سرزمین یا وہاں پر موجود اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ایران میں اس نے اپنا باضابطہ طور پر نیٹ ورک بنایا، وہاں سے کلبھوشن یادیو ٹائپ کریکٹرز کو پاکستان بھیجا، اور یہاں پر انہوں نے دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کی سرپرستی کی۔ کلبھوشن یادیو ابھی زندہ سلامت پاکستان کے پاس موجود ہے، لیکن اس پر ان کو کوئی شرم نہیں ہے، اس پر ان کو کوئی ندامت نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے اپنے وہ کہتے ہیں نا ساڑھے اپنے انڈے گندے پائنتے سے کی کریے، یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ ہے، جس وقت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں اپنے ویو پوائنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علی امین گنڈا پور کا بیان ہے، یہ کسی نہ کسی ٹائم پر ہمارے لیے ایک ایسا شکنجہ ثابت ہوگا کہ اس کے بعد ہم دنیا کو یقین دلاتے پھریں گے کہ نہیں جناب یہ مطلب نہیں تھا اس بات کا یہ مطلب تھا یا وہ مطلب تھا، دنیا ہماری بات کو تسلیم نہیں کرے گی، اور اب ایسا ہی ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے تو شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنی جماعت کے اوپر دباؤ کو کم کرنے کے لیے یا اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو اب جو بھی نام دے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا کہ جناب میرا تو اقتدار جا رہا ہے، تو چلو میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسی سچویشن کو کریٹ کر دوں جو بعد میں جو ہے وہ ہمیں پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کرنے میں آسانی۔ اس نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ جناب ہم لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، اوپر سے لوگ آتے ہیں اور آ کے لے جاتے ہیں۔ اداروں کے نام دیے ISI اور MI کا اس نے باضابطہ طور پر نام دیا۔ جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آن ریکارڈ دیتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے دیتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب دنیا آپ کی اس بات کو کہ جناب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، تو وہ کس طرح غلط بات کر رہا ہوگا لوگ تو۔ اور خاص طور پر اس حقیقت کی موجودگی میں کہ اس وقت ہمارا جو دشمن نمبر 1 ہے وہ زخم چاٹ رہا ہے، وہ جناب موقع کی طاق میں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے، چاہے وہ فوجی اعتبار سے ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہے، چاہے وہ FATF کے ذریعے ہے، اقوام متحدہ کے ذریعے ہے، امریکہ کے ذریعے ہے، نیٹو کے ذریعے ہے، یورپی یونین کے ذریعے ہے۔ وہ ہر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جناب پاکستان کے خلاف جو مہم ہے وہ چلانے پر تلا بیٹھا ہے، اور ہم اس کو پلیٹ میں رکھ کر مواد دیتے ہیں کہ جناب یہ مواد ہے، اس کو آپ ہمارے خلاف استعمال کریں۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو وطن دشمنی کہیں گے یا وطن دوستی کہیں گے؟ یقینی طور پر یہ وطن دشمنی ہے، اور بدترین وطن دشمنی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور دشمنی نہیں ہو سکتی کہ جناب ہم اتنے احمق ہیں، ہم اتنے اہم عہدوں پر موجود ہیں، اتنے احمق ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کا ادراک ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر یا تو ہم اس عہدے پر رہنے کے لائق نہیں ہیں، یا جو ہمیں اس عہدے پر لے کے آئے ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں انا للہ ہی پڑھ لینا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے لیے خود قبر کھود رہے ہیں تو پھر دشمن کو ہمارے پر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بس جب قبر کھود جائے گی اس نے آ کے ہم کو دھکا دینا، ہم اس قبر کے اندر گر جائیں گے، اس کے بعد اسے مٹی ڈال دینی ہے، بات ختم۔ اور یہی وہ کر رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 31 مارچ 2026 تک جناب ہم کریا کرم کر دیں گے، اور ہم اس کے ہاتھ میں تمام تر جو مواقع ہیں وہ ہم اس کو فراہم کر رہے ہیں کہ جناب یہ موقع ہے، اس کو استعمال کرو، یہ تیر ہے یہ ہمارے اوپر چلاؤ، یہ بلٹ ہے اس کو ہمارے اوپر فائر کر دو۔ اور وہ جناب وہ کہے گا جناب آئی ایم مور دین ہیپی، آپ نے مجھے یہ چانس دیا، آئی ایم آلویز ریبلائزڈ۔ اور یہی صورتحال اس وقت تکلیف دہ صورتحال۔ اب یقین جانیں کہ یہ ایسی تکلیف دہ صورتحال ہے جس کا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ دوسری مثال میں نے آپ کو دی امریکہ کی۔ امریکہ نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں گے، آئل اینڈ گیس پاکستان سے نکالیں گے، تو کیا بھئی انہوں نے آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے، یہاں پر انہوں نے ڈرلنگ کرنی ہے، کنویں کھودنے ہیں، ساری کی ساری سرمایہ کاری انہوں نے کرنی ہے۔ اگر تیل نکل آتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں نکلتا تو اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ میری جیب سے کیا جا رہا ہے؟
میری जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना। वो ड्रिलिंग करेंगे, ज़मीन लीज़ पर लेंगे, वो जो तमाम तर उसका प्रोसीजर है उसके ऊपर उन्होंने अडॉप्ट करना है। लेकिन इसके ऊपर भी जनाब हम ची बची हो रहे हैं कि जनाब ऐसा क्यों होगा। और इंतहाई अफसोसनाक बात ये है कि पाकिस्तान के अच्छे खासे जिन लोगों को हम कहते हैं ना समझदार लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी इसी मुहिम का हिस्सा बने। अब वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जनाब हमें इसके लिए पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। तो हम जनाब अमेरिका का इस वक्त दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि जनाब हमें किसी तरह की कोई स्पेस तो हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर दोबारा घुसें, और उसके लिए हम उसको बता रहे हैं कि जनाब हमसे ज़्यादा आपका सज्जन कोई नहीं है जो आपके पैसों को डूबने से बचा रहा है। वो ये लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि वो लोग अमेरिका जैसा मुल्क को पागल नहीं है, कोई बच्चा नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी करेगा महज इस वजह से कि जनाब यहाँ से ऑयल एंड गैस नहीं निकलना। हकीकी सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सितंबर 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर दोस्त मुल्क के ताउन से एक सर्वे किया गया डॉन अखबार के अंदर और डॉन टीवी के, और ये सितंबर के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में ये खबर चली। और डॉन जैसा अखबार अगर ये रिपोर्ट मुकम्मल अपने अखबार में शाया करता है तो इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस के बेतहाशा मौके मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में ये जो ऑयल के लिए या गैस के लिए ड्रिलिंग की जाती है इसकी सक्सेस रेशो दुनिया के तमाम ममालिक से ज़्यादा है। और उनका ये भी मानना है इस रिपोर्ट के अंदर जो जियोलॉजिकल सर्वे और दीगर इंटरनेशनल इदारों और एक दोस्त मुल्क के ताउन के साथ की गई कि अगर पाकिस्तान से ये जो हम ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन करेंगे तो पाकिस्तान से इतना तेल निकल सकता है कि पाकिस्तान टॉप 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो सकता है, टॉप 5 के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो सर्वे जो डॉन अखबार में छपा है ये वो कह रहा है। और हमारी आप किस्मत देखें कि हम एक वसाइल मादनी वसाइल से माला माल खत्ते में मौजूद हैं, और वहाँ पर हम जो है ना एक मुल्क आकर सरमायाकारी करना चाहते हैं। हम कहते हैं खबरदार पाइन साढ़े मुल्क सरमायाकारी ना करना तादा पैसा डूब जाएगा। अब ये बताएं कि ये मुल्क दोस्ती है या मुल्क दुश्मनी? अगर हमने ऐसे ही मुल्क को चलाना है तो फिर हमें ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर पर एतराज़ करने का हक है, ना ही हमें किसी मिलिट्री डिक्टेटर के ऊपर एतराज़ करने का हक है, ना ही किसी की मुदाखलत जो कि पाकिस्तानी सियासत में है, चाहे किसी इदारे की है, अदलिया की है या किसी मुल्क की है, तो फिर हमें इसके ऊपर भी एतराज़ करने का हक नहीं। क्योंकि हम अगर अपने आप के साथ मुखलिस नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने अहले खाना के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। अगर हम अपने अहले खाना के साथ मुखलिस नहीं हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ मुखलिस नहीं हैं, अपनी गली के साथ मुखलिस नहीं है, अपने मोहल्ले के साथ मुखलिस नहीं है, अपने शहर के साथ मुखलिस नहीं है, अपने सूबे के साथ मुखलिस नहीं है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। और अगर हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है तो फिर हमें अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने का भी कोई हक नहीं है। और यही मेरे नज़दीक इस वक्त की वेकअप कॉल है। अगर हम समझें तो अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा।